तो नेक्स्ट वेक्टर है बैक्टीरियोफेज। तो बैक्टीरियोफाज क्या है? एक ऐसा वायरस है जो बैक्टीरिया में इन्फेक्शन करता है। ठीक है, वायरस दैट इन्फेक्ट बैक्टीरिया, एक ऐसा वायरस जो अपने रेप्लिकेशन की प्रोसेस या अपने संख्या को बढ़ाने के लिए बैक्टीरिया पर आक्रमण करता है, इन्फेक्शन करता है, और वहाँ पर क्या करेगा? रेप्लिकेशन करेगा और अपने जैसे बहुत सारी कॉपी बनाएगा या बहुत सारे बैक्टीरियोफाज बनाता है। ठीक, तो बैक्टीरियोफाज का उपयोग किस रूप में कर सकते हैं कि हमारा जो जीन ऑफ इंटरेस्ट है उसकी अगर बहुत सारी कॉपीज़ बनाना है, ठीक, तो इसके डीएनए के अंदर कौन सा डीएनए इंसर्ट करवा दो? जीन ऑफ इंटरेस्ट वाला, जिसकी हमें कॉपी चाहिए। ठीक, और फिर इस बैक्टीरियोफेज को बैक्टीरिया के अंदर इंसर्ट करवा दो। क्या होगा? जैसे जैसे ये रेप्लिकेशन करेगा जीन ऑफ इंटरेस्ट की भी बहुत सारी कॉपी बनते जाएगी। सबसे पहले बैक्टीरियोफाज को किसने डिस्कवर किया था? इनको डिस्कवर किया था टॉर्ट ने। अगर इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो कैसा होता है? क्या होता है इसमें? एक हेड, नेक, टेल। ठीक, हेड किससे किससे मिलकर बना होता है? हेड में प्रोटीन, और प्रोटीन के साथ में क्या होता है? न्यूक्लिक एसिड, यानी कि या इसका जीनोम होता है। जीनोम में क्या क्या होगा? या तो डीएनए या तो आरएनए। क्या दोनों हो सकते हैं? दोनों में से कोई एक होगा, या तो डीएनए होगा या तो आरएनए होगा। तो हेड किससे मिलकर बना होता है? प्रोटीन की कोटिंग होती है। ठीक, प्रोटीन के साथ में क्या होता है? जेनेटिक मटेरियल, या तो डीएनए या फिर आरएनए। तो किसका स्ट्रक्चर है? बैक्टीरियोफाज का, जिसमें ये वाला पार्ट इतना, ये क्या हो जाएगा? हेड। ठीक, ये जो है इतना वाला पार्ट यहाँ से यहाँ का, ये क्या हो जाएगा? नेक। और फिर इसके बाद में ये क्या है? इसकी टेल। ठीक, टेल में ये कौन से हैं? इनको क्या बोला जाता है? टेल फाइबर्स। ठीक, और ये इतना पार्ट क्या है? एक डिस्क है। डिस्क के नीचे ये जो पिन टाइप स्ट्रक्चर दिख रहा है, यहाँ से कौन सा एंजाइम रिलीज होता है? लाइसोजाइम एंजाइम। जब ये बैक्टीरिया पर आक्रमण करते हैं तो बैक्टीरिया की सेल वॉल को तोड़ने के लिए लाइसोजाइम एंजाइम क्या करते हैं? स्त्रावण करते हैं। ठीक, अब ये जो इनका हेड है कैसा होता है? पॉलीगोनल या षटभुजी होता है, जिसके अंदर क्या है? या तो डीएनए होता है जेनेटिक मटेरियल के फॉर्म में, या तो क्या होगा? आरएनए। अब ये जो डीएनए है दो टाइप का हो सकता है, या तो डबल स्टैंडर्ड या तो सिंगल स्टैंडर्ड। इससे पहले वायरल क्रोमोसोम जब हम पढ़ा रहे थे तब हमने बताए थे कि किस में डबल स्टैंडर्ड होता है और किस में सिंगल स्टैंडर्ड होता है। याद है एग्जांपल किसी को? सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए, डीएस डीएनए बैक्टीरियोफाज। कौन से होते हैं? डबल स्टैंडर्ड वाले होते हैं T4, T2, T6 और अगला लैम्डा फाज। ठीक, और सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए जिसमें होता है उसके एग्जांपल भी लिखवाए थे। नेक्स्ट क्या है? सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए बैक्टीरियोफाज। कौन से होते हैं ये वाले? एक है 5X174 पोलीफेज। ठीक, अगला कौन सा है? लैम्डा फेज। किस पर अटैक करता है ये? कौन से बैक्टीरिया पर? देखो, फेज उसको कहते हैं जो बैक्टीरिया पर अटैक करते हैं, इन्फेक्शन करते हैं। अब लैम्डा फेज किसको कहते हैं? जो इकोलाई बैक्टीरिया या इस्चेरिचिया कोलाई पर अटैक करते हैं। ठीक है, और इस्चेरिचिया कोलाई की भी कौन सा कुछ स्ट्रेन होते हैं? वायरस इकोलाई K12 स्ट्रेन। एक ऐसा वायरस जो इकोलाई के कौन से स्ट्रेन पर इन्फेक्शन करता है? K12 स्ट्रेन में। उसको कौन सा वायरस बोलेंगे? लैम्डा फेज वायरस। ठीक, इसके अलावा इसके स्ट्रक्चर में भी देखें तो क्या क्या होगा? हेड, नेक और टेल। टेल फाइबर की मदद से ये क्या करेगा? जो बैक्टीरिया है इकोलाई उसकी सरफेस पर अटैच होगा और अपने डीएनए को इंसर्ट करा देगा। कहाँ पर? बैक्टीरिया की सेल के अंदर। और फिर उसमें कौन सी प्रोसेस होगी? रेप्लिकेशन की।
अभी जो वायरस है कैसा वायरस है, सिंगल स्टैंडर्ड या डबल स्टैंडर्ड? डबल स्टैंडर्ड डीएनए वायरस है, ठीक, डीएस डीएनए वायरस। इसका स्ट्रक्चर भी 3 पार्ट में डिवाइड होता है, हेड, नेक और टेल। अब तीसरी इंपॉर्टेंट चीज, इस वायरस के डीएनए का साइज कितना होता है, ठीक, क्योंकि हमें क्या करवाना है, इसको वेक्टर के रूप में उपयोग करना है। तो वेक्टर के रूप में किसकी जरूरत है हमें, इसके अंदर मौजूद डीएनए की, ठीक। इसके डीएनए का साइज होता है 48.5 kb, ठीक, यानी 4850 बेस पेयर या 48.5 किलो बेस पेयर, ठीक, याद रहेगा। अब यहां पर इसका जो हेड है, इसके लिए याद रखेंगे कि यहां पर मैक्सिमम 52 kb, ठीक, इतना डीएनए ही पैक हो सकता है। किसमें? ये फेज का जो हेड है, इसमें मैक्सिमम कितना साइज, 52 kb का, ठीक। तब बताओ ये वाला जो डीएनए इसका अकेले का साइज कितना हो गया, 48, अप्रॉक्स मान लो कितना, 49, ठीक। तो ये कितने डीएनए को कैरी कर सकता है या कितने जीन ऑफ इंटरेस्ट को ले जा सकता है? हाँ, मैक्सिमम साइज कितना हो सकता है, 52, इसका साइज कितना है, 49, 52 माइनस 49 कितना हो जाएगा, 3 kb। तो ये मैक्सिमम 3 kb जीन ऑफ इंटरेस्ट को क्या कर सकता है, अपने साथ एक कहते हैं होस्ट सेल में ले जा सकता है और उसकी कॉपी कर सकता है। लेकिन जरूरी नहीं कि हमारा जो जीन ऑफ इंटरेस्ट है ओनली 3 kb का हो, 3 kb बहुत छोटा साइज है, ठीक है। तो इसमें क्या करते हैं, अगर आप, इसका साइज कितना है, 49 kb है, तो इसके अंदर अगर कुछ ऐसे बेस पेयर जो काम के नहीं है उनको निकाल दें तो साइज बढ़ जाएगा, ठीक। मतलब कि इसकी साइज लिमिटेशन कितनी है, 52 kb, मैक्सिमम साइज कितना होना चाहिए, 52 kb। अगर 52 kb से ज़्यादा हुआ तो प्रोटीन के साथ इस जो हेड है, हेड में इसकी पैकेजिंग नहीं होगी, मतलब ये जो डीएनए है वो पैक नहीं हो पाएगा, पैक नहीं हो पाएगा तो नेक्स्ट जनरेशन में भी नहीं जा पाएगा, ठीक है। तो इस वाले वायरस के साथ में इसको वेक्टर के फॉर्म में यूज़ करने के लिए 2 प्रॉब्लम आती है। एक प्रॉब्लम कौन सी है, साइज लिमिटेशन। दूसरी प्रॉब्लम है कि इसमें एक ही रेस्ट्रिक्शन एंजाइम के लिए बहुत सारी साइट होती है। अब इससे नुकसान क्या होगा, अगर एक एंजाइम के लिए बहुत सारी साइट है तो अलग अलग एंजाइम के लिए अलग अलग साइट हो तो चलता है, ठीक, लेकिन एक ही एंजाइम के लिए बहुत सारी साइट हो तो वो क्या काम करेगा, एक रेस्ट्रिक्शन एंजाइम उस डीएनए को छोटे छोटे बहुत सारे पार्ट में तोड़ देगा, ठीक। फिर उसको जोड़ना इजी या डिफिकल्ट है, फिर से उसको जोड़ना डिफिकल्ट हो जाता है, ठीक। तो इस वाले वायरस के साथ में 2 प्रॉब्लम है। पहली प्रॉब्लम कौन सी है, साइज लिमिटेशन। दूसरी प्रॉब्लम कौन सी है, मैनी रेस्ट्रिक्शन साइट। कितने एंजाइम के लिए, ओनली फॉर 1 रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, ठीक। अलग अलग रेस्ट्रिक्शन एंजाइम के लिए अलग अलग साइड हो तो वो अच्छा वेक्टर होता है, लेकिन अगर एक वेक्टर में एक ही रेस्ट्रिक्शन एंजाइम के लिए बहुत सारी साइट हो तो इससे क्या होगा, जो वायरस का डीएनए है वो बहुत सारे छोटे छोटे पार्ट में टूट जाएगा, फिर उसको फिर से जोड़ना कैसा हो जाएगा, थोड़ा सा टफ हो जाएगा। तो दोनों प्रॉब्लम से अगर हम क्या कर रहे हैं, इसका कोई सॉल्यूशन निकाल लें तो फेज एक अच्छा वेक्टर बन जाएगा, ठीक है। तो पहली प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करते हैं, साइज लिमिटेशन कितनी है, मैक्सिमम कितना जा सकता है, 52 kb, ठीक। वायरस का साइज कितना है, 49 kb, अप्रॉक्स ले लेते हैं 49, ठीक। तो जीन ऑफ इंटरेस्ट के लिए कितना साइज बचता है, 3 kb, ठीक। अब इस वायरस का साइज 49 है, ये वायरस का समझ लो क्या है, डीएनए है जिसका साइज कितना है, यहाँ
0 बेस पेयर से स्टार्ट हुआ और यहाँ पर कितना हो जाए अप्रॉक्स 49 के। ठीक, अब यहाँ पर जो 15th बेस पेयर है और यहाँ से लेके कहाँ तक, नहीं सॉरी 20 बेस पेयर से लेके 35 बेस पेयर, यहाँ तक का जो स्थान है, यहाँ तक का जो बेस पेयर है वो काम के नहीं है, मतलब नॉन एसेंशियल है। और ऐसे पार्ट को अगर हम काट कर निकाल देते हैं तो कितना पार्ट निकल जाएगा यहाँ से देखें कितना भाग निकालते हैं, कितने बेस पेयर निकल जाएंगे, सॉरी केबीपी है ना, कितने निकल जाएगा अप्रॉक्स 15 केबी निकल जाए। ठीक, तो इस वाले पार्ट को अगर हम रिमूव कर देते हैं तो कितना केबी माइनस हो गया 15 केबी, मतलब कि 15 केबी की जगह और होगी। अब इसको अगर हम टोटल 52 केबी करेंगे तो कितना जीन ऑफ इंटरेस्ट इसके अंदर हम इंसर्ट कर सकते हैं, 15 केबी ये वाला जो निकाल चुके हैं, 15 केबी यहाँ डाल सकते हैं और ये जो 3 केबी पहले से बचा हुआ है। ठीक, तो टोटल जीन ऑफ इंटरेस्ट का साइज कितना हो जाएगा, फिफ्टीन प्लस 3 केबी 18 केबी हो जाएगा। ठीक, 18 केबी, तो 18 केबी डीएनए को क्या कर सकते हैं, इस लैम्डा फेज के अंदर इंसर्ट करवा सकते हैं। 18 केबी मतलब 18,000 बेस पेयर। ठीक, और इतना साइज पर्याप्त होता है किसी भी जीन ऑफ इंटरेस्ट के लिए। ठीक, नोट कर लो इसको, ये हो गई पहली प्रॉब्लम का सॉल्यूशन। कैसे सॉल्व किया इसको, इसके अंदर जो 20 से लेके 35 के बीच का जो रीजन है उसको रिमूव कर दो, हटा दो, इसको और थोड़ा सा इजी कर देते हैं। जो 15 केबी है इसको क्या कर दिए, रिमूव। पहली प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हो गया। दूसरी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ये है कि इस वाले जो वायरस है, वायरस को कई जनरेशन तक, ठीक है, बहुत सारी जनरेशन तक क्या कराओ, सेम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से डाइजेस्ट करवाओ। ठीक, जिससे क्या होगा, वायरस के डीएनए में इसके लिए क्या जाएगा, रेजिस्टेंस आ जाएगा। तो मतलब कि जो बहुत सारी साइट थी उससे केवल 1 या 2 साइट ही बचेंगे। ठीक है, तो अब ये जो लैम्डा फाज है इसका उपयोग किस रूप में कर सकते हैं, वेक्टर के रूप में कर सकते हैं। नोट कर लो इसको। तो यहां से क्वेश्चन ये बन सकता है कि लैम्डा बैक्टीरियोफेज या लैम्डा फेज टोटल कितने डीएनए को कॉपी या कैरी करके रख सकता है, 18 केबी। कौन से डीएनए की बात कर रहे हैं, जीन ऑफ इंटरेस्ट के लिए, या कितने डीएनए की कॉपी कर बनवा सकता है जीन ऑफ इंटरेस्ट की, तो इतना क्या रहेगा 18। इसको अप्रॉक्स ले लो तो कितना जाएगा, लगभग 20 केबी। ठीक, तो 18 से 20 केबी। एक अभी हम क्या एक टेबल बनवा देंगे जिसमें जितने भी प्लाज्मिड है, वेक्टर है, वो कितने डीएनए को कैरी करके रखते हैं। ठीक, वो बन जाएगा। हो गया।
इसके बाद नेक्स्ट है कॉस्मिड। कॉस्मिड के बारे में पढ़े हो थोड़ा बहुत? कॉस्मिड कैसा वायरस है? मतलब वायरस है, बैक्टीरिया है, किस टाइप का वेक्टर है? वायरल बेस्ड है, प्लाज्मिड बेस्ड है, या हाइब्रिड है? हाइब्रिड है, ठीक। तो ये क्या है? एक टाइप का हाइब्रिड प्लाज्मिड वेक्टर है। अभी अपन ने कुछ इससे पहले वाली क्लासेस में प्लाज्मिड भी पढ़ लिए हैं और एक लैम्डाफाज भी पढ़ लिए हैं। तो लैम्डाफाज में एक साइट होती है जिसको बोलते हैं कॉस साइट। कॉस साइट। कॉस साइट का मतलब है कि डीएनए में पैकेजिंग के लिए, या जो उसके जो हेड है वायरस का, उसमें पैकेजिंग के लिए एक बेस पेयर होता है। ये कितने बेस पेयर का होता है? लगभग 200 बेस पेयर। ध्यान रखेंगे, किलो बेस पेयर नहीं है ना, ओनली 200 बेस पेयर का एक सीक्वेंस होता है, जिसको क्या कौन सी साइट बोलते हैं? कॉस साइट। कॉस साइट एक ऐसा साइट है जहाँ पर क्या होगा कि अगर उस जगह से इसको काट देते हैं डीएनए को, तो वो वापस से फिर से कैसा हो जाएगा? जुड़ जाता है। तो ऐसा करने से क्या होगा कि इस कॉस्मिड को कट करने के बाद में जोड़ना आसान हो जाता है, ठीक है। तो कॉस साइट क्या है? 2000 बेस पेयर की एक सीक्वेंस है जो किसके लिए होता है? डीएनए पैकिंग के लिए। अब वायरस का डीएनए किस में पैक होता है? उसके जो हेड है उसमें, ठीक। तो प्रोटीन के साथ में पैक होने के लिए इसका साइज कितना होता है? लगभग 200 बेस पेयर। और इस साइड को अगर काट दें तो ये वापस से फिर से सर्कुलर फॉर्म में जुड़ जाता है। तो कॉस साइट किसकी है? कौन से फेज की? लैम्डा फेज। इसको किसके साथ हाइब्रिड किया गया है? प्लाज्मिड के साथ। तो प्लाज्मिड वेक्टर और लैम्डा फेज वेक्टर की कौन सी साइट? कॉस साइट। दोनों को मिक्स कर दो तो कौन सा वेक्टर बन जाएगा? कॉस्मिड। ठीक। इसको सबसे पहले किसने डेवलप किया था? इससे क्वेश्चन आता है। किसने बनाया था कॉस्मिड वेक्टर को? कॉलिंस और हॉर्न। कॉलिंस एंड हॉर्न, HON। 1978 में। नेक्स्ट चीज है इसका साइज। इसका साइज कितना होता है? इसका साइज है अप्रोक्स 5000 से 7000 बेस पेयर। अब इसकी एक खास बात यह है कि जितना इसका साइज है, इससे बहुत ज़्यादा बड़े साइज के डीएनए को भी ये कैरी कर सकता है, ठीक। मतलब अगर इसमें कट लगाते हैं तो लगभग 435 से कितने डीएनए को कैरी कर सकता है ये? 35 KB से 45 KB, ठीक। अगर हम इसके साइज की बात करें तो अप्रोक्स इसका साइज कितना होता है? 5 KB से 7 KB, ठीक। बेस पेयर को अगर हम चेंज करें किसमें? किलो बेस पेयर में, तो कितना हो जाता है? 5 KB से 7 KB। लेकिन इसके साइज से ये बहुत बड़े साइज को भी क्या कर सकता है?
या बहुत बड़े साइज के डीएनए को कैरी कर सकता है, 35 केबी से लेके 45 केबी तक के डीएनए के साइज। इसका स्ट्रक्चर तो इसमें क्या होगी, एक कॉस साइट होगी, ये वाली हो जाएगी कॉस साइट। एक होगा ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, जहां से डीएनए प्रतिकृति की शुरुआत होती है। कौन सी साइट बोला जाता है इसको? ओराई, आई। ठीक, इसके अलावा कुछ मार्कर होते हैं, और रेस्ट्रिक्शन साइट होगी। तो यहां पर किसके लिए होती है रेस्ट्रिक्शन साइट? ये क्या है? एक रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है जिसका नाम क्या है? SMA1। इसको याद नहीं भी रखेंगे तो चलेगा, बस इसमें 3 चीजें याद रखना है। सबसे पहले ये किससे किससे मिलके बना है? तो लैम्डा फेज की कॉस साइट से और प्लाज्मिड वेक्टर से। दूसरा, इसका साइज कितना होता है? 5 केबी से 7 केबी, और कितने डीएनए को ये कैरी कर सकता है? 35 केबी से 45 केबी। ठीक, इसके स्ट्रक्चर से क्वेश्चंस नहीं आते हैं। क्वेश्चन आया कभी भी तो किससे आएगा? इसके साइज से या फिर कितने डीएनए को ये कैरी करता है उससे। ओके, कॉस्मिड के बाद में कौन सा वेक्टर है दूसरा? फॉस्मिड। फॉस्मिड किसको बोलेंगे? ये भी किस टाइप का वेक्टर है? वायरल, प्रोकैरियोटिक या फिर हाइब्रिड? हाइब्रिड। ये भी क्या है? एक हाइब्रिड प्लाज्मिड वेक्टर है। अब इसका निर्माण कैसे कैसे किया गया है? फॉस्मिड से क्या पता चल रहा है? एक कोई ना कोई प्लाज्मिड तो होगा। ठीक, तो यहां पर कौन सा प्लाज्मिड होता है? एफ प्लाज्मिड। ठीक, और दूसरा क्या होगा? कॉस्मिड में क्या था? कॉस साइट। ठीक, तो इसमें भी क्या होगा? लैम्डा फाज की कॉस साइट। ठीक, और ये दोनों मिलके क्या बना लेंगे? फॉस्मिड। ये भी लगभग 35 से लेके कितने 45 केबी डीएनए को क्या कर सकता है? कैरी कर सकता है। अब इसके स्ट्रक्चर में एफ प्लाज्मिड का एक क्या होगा? ओराई साइट होगी। इसकी खासियत ये है कि इसमें 2 ओराई साइट होती है। ठीक, एक होता है ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन वाली, और एक होती है ओरिजिन ऑफ एफ प्लाज्मिड ट्रांसफर वाली। ठीक, जब आपने क्या पढ़े होगे? कॉन्जुगेशन पढ़े होगे, तो याद होगा कि इसका जब रेप्लिकेशन होता है तो एक नया एफ प्लाज्मिड बनता है, और वो एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया में ट्रांसफर हो जाता है। किससे? कॉन्जुगेशन ट्यूब से, संयुग्मन नलिका से। पढ़े हैं? जो एक एफ पॉजिटिव बैक्टीरिया होता है वो उससे जो एफ प्लाज्मिड कहाँ पर जाता है? एफ नेगेटिव बैक्टीरिया में। ठीक, और दोनों फिर किस में चेंज हो जाते हैं? दोनों बैक्टीरिया एफ पॉजिटिव बैक्टीरिया में। ठीक है, तो ऐसे ही क्या होगा कि यहाँ पर एक रेप्लिकेशन साइट होगी। कहाँ पर? किसके लिए? एफ प्लाज्मिड के लिए। और एक होती है ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन वाली, मतलब जहाँ से रेप्लिकेशन की प्रक्रिया स्टार्ट होती है।
तो इसके स्ट्रक्चर में कितनी ओराई होंगी? 2 ओराई। एक को बोला जाता है ओराई टी और सेकंड होती है ओराई वी। ओराई टी का मतलब क्या है? ओरिजिन ऑफ ट्रांसफर। ओरिजिन ऑफ ट्रांसफर सीक्वेंस। जैसे एफ प्लाज्मिड में होता है, एफ प्लाज्मिड बनता है, एक कॉपी बनती है और एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया में चली जाती है। ठीक, ऐसे यहाँ से जो ओराई टी है उससे क्या होगा? जिस भी सीक्वेंस का ट्रांसफर होने वाला है वहां का रेप्लिकेशन स्टार्ट होता है। और ओराई वी से क्या होगा? ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। ओराई टी ओराई वी। एक होता है ट्रांसफर सीक्वेंस। इसमें ये 3 चीज़ें मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। एक एफ प्लाज्मेट और कॉस साइट इसकी लैम्डा फेज की। दूसरा 35 से 45 केबी को कैरी कर सकता है। और इसमें 2 ओरिजिन ओराई साइट होती हैं, ओराई टी और ओराई वी। ओराई टी किसके लिए? ट्रांसफर सीक्वेंस के लिए। और ओराई वी किसके लिए? रेप्लिकेशन की प्रोसेस को स्टार्ट करने के लिए। ठीक। और ओराई साइट में कौन से बेस पेयर ज़्यादा होते हैं? बेस पेयर मतलब कि एडेनिन थाइमीन या फिर ग्वानिन साइटोसिन। एडेनिन और थाइमीन वाले। हो गया इतना? इसके बाद में 2-3 चीज़ें और हैं। जैसे एक था कौन सा? बैक। क्या होता है बैक का फुल फॉर्म? BAC, बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम। एक होता है YAC, YAC, इसको क्या बोलते हैं? यीस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम। ठीक। तो जो यीस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम है इसको बनाया गया है 2 टाइप की होस्ट सेल के लिए, एक यीस्ट कोशिका और दूसरी बैक्टीरियल कोशिका। ठीक। तो इसलिए जो YAC है उसको PYAC भी लिखते हैं, स्मॉल p YAC। इसका मतलब क्या है कि ये वाला जो वेक्टर है इसको 2 होस्ट सेल के अंदर एंटर करवा सकते हैं, बैक्टीरियल सेल और यीस्ट सेल। ठीक। चलो इतना हो गया ये वाला। उसके बाद में नेक्स्ट है YAC। YAC फुल फॉर्म क्या है इसका? यीस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम। तो ये भी किस टाइप का वेक्टर है? हाइब्रिड वेक्टर है। कौन सी होस्ट कोशिकाओं में ये रेप्लिकेशन कर सकता है? होस्ट सेल कौन सी होती है इसके लिए? पोषक कोशिका। एक होती है यीस्ट सेल और दूसरी कौन सी हो सकती है? बैक्टीरियल सेल। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज है कि ये कितने DNA को कैरी कर सकता है। तो ये 100 KB से लेके 1 MB। अब ये कितना होगा? MB मतलब मेगाबाइट।
बताओ। हाँ, मेगा बेस पेयर। हाँ, तो निकाल लो। हाँ, 6। अब इसके 2 टाइप होते हैं, वो टाइप लिख लो, फिर इसके बारे में ज़्यादा। इसका एक टाइप होता है पी यक 3 और एक है पी यक 4। हो गया। यक के बाद अगला कौन सा है? बैक, BAC, बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम। तो अब एक काम करते हैं, एक इसका एक वो बना लेते हैं, क्या, टेबल। इससे क्या होगा कि सारे वेक्टर के नाम याद रहेंगे और वो कितने डीएनए को कैरी करते हैं, ये 2 चीज़ सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक, इतना हो गया सभी का? नहीं हुआ? देखो, हो गया सभी का? लास्ट चीज़ है, फिर इसके बाद में सारे वेक्टर खत्म। फर्स्ट में लिख लो वेक्टर और सेकंड में डीएनए साइज, कितने डीएनए को ये क्या कर सकता है, कैरी कर सकता है। ठीक, तो फर्स्ट है M13। ठीक, सबसे कम डीएनए को ये कैरी करता है, कितना, 0.1 से अप्रोक्स 4 kb। ठीक है। नेक्स्ट है प्लाज्मिड। ठीक, नेचुरल प्लाज्मिड की बात कर रहे हैं, ये कितने डीएनए को कैरी कर सकता है, 1 kb से 10 kb तक। M13, फिर प्लाज्मिड, फिर इसके बाद में कौन है, लैम्डा फेज। ये कितने डीएनए कैरी कर सकता है, अप्रॉक्स 18 से 20 kb। ठीक, इसके बाद कॉस्मिड। कॉस्मिड कितने डीएनए कैरी कर सकता है, 35 से 45 kb। नेक्स्ट फॉस्मिड। फॉस्मिड कितने डीएनए कैरी कर सकता है, ये भी सेम, अप्रॉक्स 35 से 45 kb।
कॉस्मिक के लिए जो एवरेज साइज है वो चाहो तो लिख सकते हो, कभी कभी आ जाता है 42 kb, जो एवरेज साइज है। और कौन बचा? बैक और यैक। बैक, एक होता है यैक, और एक और होता है HAC, हैक, ह्यूमन आर्टिफिशियल क्रोमोसोम। ठीक, सबसे ज़्यादा डीएनए को कौन कैरी कर सकता है? ये वाला। तो बैक कितने डीएनए कैरी कर सकता है अप्रॉक्स? 50 से 300 kb तक। ठीक, ऐसे यैक कितने को? 100 से लेके 1 MB, सॉरी 100 kb से लेके 1 MB तक के डीएनए को। और जो हैक है ये 2 MB से ज़्यादा डीएनए के सीक्वेंस को क्या कर सकता है? कैरी कर सकता है। इसका फुल फॉर्म नोट कर लेना, ह्यूमन आर्टिफिशियल क्रोमोसोम। तो इस टेबल को आप लोग याद कर लेंगे अच्छे से। अब नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे क्या इसका? पीसीआर। क्या होता है फुल फॉर्म पीसीआर का? पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, और उसके टाइप, उसके भी बहुत सारे टाइप होते हैं। एक होता है RT-PCR,